Assalamu alaikum, dear student. How are you? Welcome you, Learning Management System, Superior Group of Colleges. आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक एमसीक्यूज आना है। तो इजी चैप्टर है और मेक श्योर कि इसमें से आपका कोई नंबर जो है वो ना कटे, क्योंकि इजी चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा याद करें, कोई चीज इसमें से ना छोड़ें। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसका टॉपिक है एंजाइम एंड कोफैक्टर। इनके मतलब हम पढ़ेंगे। तो मी मोहम्मद ज़हीर इकबाल, एचओडी बायोलॉजी, हेड ऑफिस। एंजाइम्स एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एक तो है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स व्हिच आर बायोलॉजिकल एक्टिव। दूसरा हम कहते हैं एंजाइम्स जो हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स व्हिच आर बायोकैटलिस्ट and speed up the rate of chemical reaction without being used themselves, कि अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे रिमेन अनचेंज, दे रिमेन अनयूज्ड, और कोई चेंज उसमें नहीं आती। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल एक्टिव हैं, ट्रमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि तेजी के साथ बहुत जल्दी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसकी कारकर्दगी को इंक्रीज कर देते हैं, मीन उसको स्पीड अप कर देते हैं, उसको तेज कर देते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो ये लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसलिए कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब आप देखेंगे एंजाइम जो है, ये एक एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है। स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स जो होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। आगे जाके इसके हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि द केमिकल substance which react with enzyme is called substrate. enzyme substrate complex बनेगा, फिर प्रोडक्ट में उसकी कन्वर्जन होगी और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बगैर भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है एंजाइम, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। देन एंजाइम की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। एक एंजाइम जो है, क्योंकि हमने कहा ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, क्या है जी? ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि प्रोटीन्स जो है 2 तरह की हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, और प्रोटीन्स किससे बनी हुई हैं? अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं, कि हंड्रेड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके मिलने से, उनके ज्वाइंट करने से और उनके क्वाइल करने से टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होती हैं ये फंक्शनल होती हैं एंजाइम्स के अंदर। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इनमें से 100 ऑफ एंजाइम अमाइनो एसिड में से थोड़े से अमाइनो एसिड्स हैं जो एक एक्टिव साइट बनाते हैं। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये यहाँ पे आपको बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, यहाँ पे ये वाली एक्टिव साइट है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। सिर्फ चंद एक अमाइनो एसिड्स हैं जो एक्टिव साइट बनाते हैं, जबकि बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जो कि बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं रिमेनिंग जो हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करते हैं। तो फ्यू अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलके एक्टिव साइट बनाते हैं, जहां से सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना होता है, जबकि बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। और जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एंजाइम जिस सब्सटेंस के साथ मिलता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर। अब एंजाइम्स की देखते हैं कि एंजाइम फंक्शन किस तरीके से करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सोल प्रोटीन्स पे काम करते हैं, यानी कि उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, वो सोली प्रोटीन्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मोस्टली जो
एंजाइम्स होते हैं, दे रिक्वायर नॉन प्रोटीनिक पार्ट। उनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो मेटल आयन हो सकता है, वो कोई लिपिड हो सकता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकती है, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कोई भी यानी कि अदर जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट हो जो उसकी एक्शन एक्टिविटी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, वो हमें क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। अब कोफैक्टर काम क्या करता है? कोफैक्टर बेसिकली ब्रिज बनाता है बिटवीन एंजाइम और इसके सबस्ट्रेट के दरमियान में, और फिर समटाइम ये कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर और उसको कैटलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद देता है। थर्ड वन, समटाइम इट आल्सो प्रोवाइड केमिकल एनर्जी ताकि रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो सके। इस तरीके से ये काम करता है। ये आपके साथ पास एक एग्जांपल है कि ये एंजाइम है, ये उसका कोफैक्टर है। जब तक ये कोफैक्टर यहाँ पे अटैच नहीं होगा, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम। इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर का होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर की टाइप्स कितनी है। कोफैक्टर जो है वो तीन तरह के हैं। एक है एक्टिवेटर। अगर ये कोफैक्टर डिटैचेबल हो और ये इनऑर्गेनिक आयन हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। इफ इट इज डिटैचेबल और इट इज इनऑर्गेनिक आयन, तो उस सूरत में जैसे क्लोराइड आयन है या दूसरे आयन्स हैं, और सम टाइम वो एंजाइम जो है वो लाइक मेटल आयन्स जो होते हैं, लाइक मैग्नीशियम आयन, आयरन, कॉपर, जिंक, ये तमाम आयन्स जो हैं ये भी कोएंजाइम कोफैक्टर के तौर पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आल्सो एक्ट एज ए कोफैक्टर। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस दूसरी टाइप प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि इफ नॉन प्रोटीनिक पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद द प्रोटीनिक पार्ट, लाइक अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जैसे कि हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन में, ग्लोबन प्रोटीन है, हीम उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ऐसे ही साइटोक्रोम जो है उसमें भी हीम ग्रुप होता है जो कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इस तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट लूजली बॉन्डेड हो, लूजली अटैच हो विद प्रोटीनिक पार्ट, यानी कि विद द एंजाइम। प्रोटीन पार्ट से मुराद एंजाइम है। यहाँ पे प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम होता है, तो एंजाइम के साथ अगर वो लूजली अटैच है तो कोएंजाइम है, कोवलेंटली बॉन्डेड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड से तल्लुक रखते हैं, जबकि एक्टिवेटर्स जो हैं ये आयंस होते हैं, वो मेटालिक आयन या इनऑर्गेनिक आयन, दोनों सूरतों में कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है NADP, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, या NAD या FAD, ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं ये कम मकदार में चाहिए होते हैं क्योंकि ये अगेन एंड अगेन यूज होते हैं, और कोएंजाइम बनते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल उनके लिए वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं दे आर द रॉ मटेरियल फॉर द कोएंजाइम, जिनसे कोएंजाइम जो है वो सिंथेसिस होते हैं। क्योंकि कोएंजाइम भी अगेन एंड अगेन यूज होते हैं, इसी वजह से विटामिन भी अगेन एंड अगेन जो है वो यूज होते हैं। लिहाजा इसलिए इनकी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड होती है। अब एंजाइम जो होता है बेटा, ये अमूमन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसकी लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर एंजाइम जो है वो इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म, दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एपोएंजाइम है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है एपोएंजाइम।
ये सिर्फ प्रोटीन पोर्शन है। ये क्या है? प्रोटीन पोर्शन है। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज कॉल्ड एपोएंजाइम। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम यानी कि इसके कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर उसके साथ अटैच नहीं है तो ये एपोएंजाइम है, और एपोएंजाइम हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। होलोएंजाइम, अगर हम an activated enzyme consists of polypeptide chain mean protein and cofactor। जब हम इसके साथ कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है वो अटैच कर देते हैं तो ये एंजाइम जो है ये एक्टिव एंजाइम कहलाता है। उस वक्त उसको होलो एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा आता है। इसी तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम का डिफरेंस, एपोएंजाइम और होलोएंजाइम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर्स के। तो इस तरीके से ये जो है एंजाइम ये एक्टिव हो जाता है जब इसके साथ कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर वो आके इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो फिर सबस्ट्रेट इजीली इसके साथ बाइंड करता है। तो adding the correct concentration of coenzyme to the apoenzyme will restore enzyme activity। अगर हम एंजाइम के साथ, एपोएंजाइम के साथ उसका कोएंजाइम जो है उसको ऐड कर देते हैं या कोफैक्टर को ऐड कर देते हैं तो फिर वो होलो एंजाइम बन जाता है और उसकी एक्टिविटी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है। लोकेशन ऑफ एंजाइम लास्ट हमारा टॉपिक है, इसमें से सम टाइम एमसीक्यूज वगैरह आए हुए हैं बोर्ड में। इसमें अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म रीजन होता है इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम। ऑल दीज एंजाइम जो हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसके तमाम एंजाइम्स जो हैं वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट, लाइक राइबोसोम्स, और उनके साथ जो है वो अटैच होते हैं जहां पे उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। एंजाइम्स जो हैं ये अमूमन सिंथेसिस होते हैं सेल के अंदर। आपको पता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये आपको स्पॉट, रेड स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। तो एंजाइम आरईआर में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स उनको सिंथेसाइज करते हैं जहां पे उनकी जरूरत होती है, या वो सेल के अंदर यूज होते हैं या फिर वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आउटसाइड द सेल। लाइक सब ऑर्गेनेलिस, enzymes for photosynthesis they are present in the chloroplast। respiration के enzymes जो हैं they are present in the mitochondria। और जो प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम होते हैं they are an integral part of ribosome। ये राइबोसोम का लाजमी हिस्सा होते हैं जो कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुर्रम रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।